नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लिंकेश प्राइम चैनल में। दोस्तों आज हम लोग देखने वाले हैं मायोपिया के बारे में, यानी कि एक आंखों की एक ऐसी तकलीफ जिसमें नजदीक की नजर जो है वो सही रहती है, यानी कि नियर साइटनेस जो रहती है मायोपिया वो अच्छी रहती है, लेकिन जो डिस्टेंस की जो नजर रहती है, फार अवे जिसे हम लोग कहते हैं, डिस्टेंस जो रहता है वो जो व्यू रहता है हमारा, वो जो विजन रहता है वो धुंधला होता है या फिर पफीनेस जिसे हम लोग कहते हैं वो रहता है। तो मायोपिया के बारे में थोड़ा सा डिटेल हम लोग अभी समझने वाले हैं। इसमें कॉर्निया, लेंसेस और रेटिना के बारे में जो हम डिटेल जो है वो बात करने वाले हैं। साथ ही ये किस तरीके से होता है, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट क्या क्या इसकी अवेलेबल है। ट्रीटमेंट में बेसिक चीजें मैं आपके साथ क्लियर करता हूँ हमेशा। डिटेल आपके डॉक्टर जो हैं वो वही आपके साथ डिटेल डिस्कशन करते हैं, डिपेंड अपॉन आपकी तकलीफ के हिसाब से। सिम्टम्स, कॉजेस के बारे में सभी जो है वो आज समझने वाले हैं, ठीक है। तो वेरी कॉमन विजन डिसऑर्डर है, सबसे कॉमन है ये विजन डिसऑर्डर्स, और जिसे हम कहते हैं कि नजदीक की नजर अच्छी है लेकिन दूर की नजर जो है वो सही नहीं है, या फिर दूर की जो नजर है वो धुंधली है, ठीक है। यूजुअली डायग्नोज बिफोर 20, able to see object near well, have trouble viewing object far away like road signs which are just a few feet away, affect the significant percentage of population, ठीक है। ये एक ऐसी तकलीफ है, ये एक आंखों की ऐसी तकलीफ है जो कि काफी हद तक पॉपुलेशन को इसने अफेक्ट किया है। सिग्निफिकेंट नंबर जो है, ज्यादातर लोगों को जो है वो देखने को मिलता है कि वो चश्मा पहनते हैं कि दूर की नजर जो है वो उनकी सही नहीं रहती है या फिर धुंधली रहती है। इसमें क्या होता है कि जो कभी मान लीजिए गाड़ी ड्राइव कर रहा है या फिर कभी कोई दूसरी डिस्टेंस की चीज देख रहा है, तो जो सिग्नल्स रहते हैं, साइंस रहते हैं, जो बोर्ड पे लिखे हुए रहते हैं, वो चीजें जो है वो प्रॉपर तरीके से नहीं दिखाई देती है, ठीक है। हाउ कॉमन इज मायोपिया, कितना कॉमन है, ठीक है। Myopia is very common. More than 40% of population is myopia. Eye experts expect that trend to continue in coming decades. 1 in 4 have the myopia. बहुत ही कॉमन ये हो चुका है। 40% जो पॉपुलेशन है वर्ल्ड वाइड की, उसमें देखा गया है कि मायोपिया एक तकलीफ जो है वो उनमें रहती है, आंखों से रिलेटेड। 4 में से 1 व्यक्ति को जो है वो देखने को मिलता है कि मायोपिया है ये। और रिसर्चर्स हैं या फिर जो आई एक्सपर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, उनका ये मानना है कि ये डिकेड टू डिकेड जो है वो बढ़ती जाएगी, क्योंकि लोगों का जो फ्रंट व्यूज, मतलब आई स्क्रीन टाइम जिसे हम लोग कहते हैं, या फिर कंप्यूटर पे काम जो है, या फिर बुक रीडिंग जो है वो ज्यादा बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से वो डिस्टेंस की चीज जो है वो देख नहीं पा रहे हैं, या फिर वो खुद ही नहीं देख रहे हैं क्योंकि उनका शेड्यूल ही इस तरीके से रहता है। तो धीरे धीरे आंखें उस तरीके से ढलना शुरू कर देती हैं, ढलना शुरू हो चुकी हैं कि दूर की दृष्टि देखने के लिए, दूर की जो जगह है या चीज है वो देखने के लिए उनमें जो फोकस होना चाहिए वो प्रॉपर तरीके से सेट नहीं होता है, ठीक है। कैन मायोपिया कैन लीड टू ब्लाइंडनेस, यूजुअली इज द माइनर न्यूसेंस, कैन बी करेक्टेड विद द आई ग्लासेस, कॉन्टैक्ट लेंसेज सर्जरी। इन रेयर केसेस प्रोग्रेसिव टाइप ऑफ कॉल्ड डिजेनरेटिव मायोपिया डेवलप्स दैट कैन लीड टू द लीगल ब्लाइंडनेस, अफेक्ट 2% ऑफ पॉपुलेशन, सम एरिया इनहेरिटेड, जापान, चाइना, मिडल ईस्ट। क्या मायोपिया अंधपन यानी कि कंप्लीट ब्लाइंडनेस जिसे हम लोग कहते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहता है का? तो पहले तो एक छोटा सा न्यूसेंस है। न्यूसेंस का मतलब क्या होता है? छोटी ऐसी कोई चीज जो आपको तकलीफ दे रही है ना। जैसे मुझे भी थोड़ा सा तकलीफ है इसका, तो मान लीजिए जैसे मैंने उतारा तो मुझे ये तकलीफ दे रहा है, मैं मोबाइल प्रॉपर देख पा रहा हूँ या क्या, दूर की डिस्टेंस, क्योंकि मेरा माइनस नंबर जो है वो ज्यादा है, धीरे स्टेप बाय स्टेप बढ़ता जा रहा है, आगे मैं इस पर डिस्कस करूंगा। तो मुझे तकलीफ दे रहा है, तो ये चीजें जो है वो इजिली ग्लासेस के द्वारा, कॉन्टेक्ट लेंसेज के द्वारा, या फिर जो सर्जरी जिसे हम लोग लेसिक या लेसिक सर्जरी जिसे हम लोग कहते हैं, उसके द्वारा जिसे ट्रीट किया जाता है। लेकिन ये देखा गया है कि एक और टाइप है डिजेनरेटिव मायोपिया, जो कि एक एडवर्स स्टेज है मायोपिया का। तो इसमें क्या होता है कि रेटिना जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, रेटिना काफी हद तक जो है वो खराब हो जाता है, जिसकी वजह से वो ब्लाइंडनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और वर्ल्ड वाइड डिजेनरेटिव मायोपिया को 2% लोगों में देखने को मिला है, और कभी कभी इसे जेनेटिकली भी माना गया है, इनहेरिटेड माना गया है, मतलब माता पिता को या जनरेशन को है तो वो जेनेटिकली भी ट्रांसफर होता है, ऐसे माना गया है। कुछ एरियाज में इसका परसेंटेज ज्यादा देखने को मिलता है, जैसे चाइना में, जापान में या मिडल ईस्ट में, ऐसे परसेंटेज जो है वो देखने को मिलते हैं। ये एक कारण उसका है। एक है डिजेनरेटिव मायोपिया और एक है दूसरी टर्म है, एक है उसका कहा जाता है हाई मायोपिया। हाई मायोपिया में क्या होता है, बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनमें जो रिफ्रैक्टिव पावर रहता है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे हम लोग कहते हैं, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब रहता है और -6 से ज्यादा रहता है ना। तो दूर की जो दृष्टि रहती है उसके लिए जो लेंसेस लगते हैं, या फिर उसको जो क्लासिफाइड किया जाता है कि दूर की जो नजर है आपकी खराब है,
तो उसके लिए माइनस पावर रहता है, और जिसकी नजदीक की नजर जो है वो खराब रहती है उसके लिए प्लस पावर के कॉन्टेक्ट लेंसेज या फिर ग्लासेस जो है वो बनाए जाते हैं। तो जितना ज्यादा आपका जो ये एक्सिस है वो माइनस में ज्यादा होगा, कभी कभी किसी का -10, -12, -15 तक भी जाता है, उतना उनका जो ग्लासेस है उतने मोटे रहते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको एक्सिस को जो है वो डिफाइन करना रहता है। तो उसे हाई मायोपिया भी एक टर्म जो है वो कहा जाता है, जो कि बच्चे जो है पैदा ही होते हैं उनमें काफी तकलीफ होती है, या तो उनका जो आई बॉल है उसका शेप प्रॉपर नहीं रहता है, या फिर जो कॉर्निया है डिस्टर्ब रहती है, या फिर लेंस का जो है वो तकलीफ रहती है। तो ये कारण रहते हैं उसमें, उसे कहा जाता है हाई मायोपिया। एक है डिजेनरेटिव मायोपिया जिसमें कॉर्निया डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से लीगल ब्लाइंडनेस होता है। लीगल ब्लाइंडनेस का मतलब क्या होता है कि एक रेशो रहता है विजन का 20:20, इसे नॉर्मल विजन का एक रेशो कहा जाता है, ठीक है। लेकिन ये जब लीगल जिसे हम लोग ब्लाइंडनेस कहते हैं, जब ये रेशो का होता है 20:200। अब ये रेशोज वगैरह क्या, आज जब इसके बारे में डिटेल बात नहीं करूंगा, जब ये पूरे टॉपिक खत्म हो जाएंगे तो आखिरी में एक टॉपिक में लूंगा जिसमें हम कहते हैं कि जो ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं, जब वो अलग अलग मशीनें इस्तेमाल करता है, उसमें क्या क्या चीजें देखी जाती हैं, क्या क्या चार्ट जो है वो बनाए जाते हैं, फिर आपको एक्सिस दिया जाता है कि आपका एक्सिस इतना है, इतने परसेंटेज, इतना पावर का आपका चश्मा बनेगा। वो किस तरीके से बनता है सबसे लास्ट में लेंगे, तब डिटेल में आपको बात करूंगा। अभी सिर्फ इतना समझ लीजिए कि 20:200 अगर ये है तो उसे लीगल ब्लाइंडनेस माना जाता है। नॉर्मल रहता है 20:20। कॉजेज ऑफ मायोपिया, क्यों होता है मायोपिया? इफ यू हैव द मायोपिया मोर लाइकली वन और बोथ ऑफ योर पेरेंट्स डिड टू, माता पिता में से किसी एक को या दोनों को मायोपिया रह चुका है इसलिए आपको मायोपिया हुआ है, ये कारण है। जो रिसर्चर्स रहते हैं, मतलब जो एक्सपर्ट्स अनश्योर ऑफ द एग्जैक्ट कॉज बट बिलीव इन द मिक्स ऑफ हेरिडिटरी एंड द एनवायरमेंटल। जो रिसर्चर्स हैं, जो एक्सपर्ट हैं, आई एक्सपर्ट जिसे हम लोग कहते हैं, एग्जैक्ट कॉज आज तक उन्हें भी नहीं मालूम है। तो वो क्या कहते हैं कि भाई ये हेरिडिटरी है, जो उनके स्टडीज में जो कुछ बातें निकल के आती हैं, तो उनका मानना है कि ये कुछ प्रतिशत हेरिडिटरी के कारण है, मतलब जनरेशन के द्वारा ट्रांसफर हुआ है, जीन्स के द्वारा ट्रांसफर हुआ है, या कुछ प्रतिशत जो है ये एनवायरमेंटल के कारण हुआ है। अब जेनेटिकली अगर ट्रांसफर होता है हेरिडिटरी, तो एनवायरमेंटल ऐसी कौन सी चीज है जो कि उसे और एडवर्स कर देती हैं और उसे बढ़ावा देती हैं कि इसका जो पावर है वो बढ़ जाए। तो मान लीजिए कोई बच्चा अगर पैदा होता है, उसकी बुक रीडिंग ज्यादा है, स्क्रीन टाइम ज्यादा है, ज्यादा वो घर के माहौल में रह रहा है, बाहर जाके दूर की चीजें जब देखेगा, डिस्टेंस की चीजें जब देखता है, तो उसका फिर एक्सिस फोकस उस तरीके से काम करता है। अदरवाइज वो अगर देख ही नहीं रहा है, उसका एनवायरमेंट ही ऐसा है कि उसके नजदीक की चीजें उसके दिख रही है और सारा दिन उसका उसी में जा रहा है, तो फिर ये एनवायरमेंटल एक ऐसी सिचुएशन रहती है जो कि इसको बढ़ावा देती है मायोपिया को और एडवर्स करने के लिए। यूज ऑफ आई इज लॉट ऑफ फार क्लोजअप वर्क, बुक रीडिंग, कंप्यूटर स्क्रीन टाइम, ठीक है। डेवलप इन चाइल्डहुड कंडीशन ऑफ बट गेट वर्सन विद आई। बच्चों में जैसे ये होती है ये तकलीफ, तो देखने को मिलती है। ज्यादातर हम देखते हैं कि 20 साल के अंदर के जो लोग हैं उसमें देखने को मिल जाती है। जैसे मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं शायद 7th स्टैंडर्ड में था, तब से मुझे चश्मा लगा, और वो ग्रेजुअली जैसे अगर देखें तब मेरा शायद -1 या -1.5 पावर था, तो आज की तारीख में -5.25 है। तो ये ग्रेजुअली एज के हिसाब से बढ़ता भी जाता है। तो ये मैं खुद का एक उदाहरण दे रहा हूँ कि जैसे जैसे ये एज बढ़ती जाती है, ये वर्सन हो जाता है और तकलीफ इसकी बढ़ती जाती है, तो इसका ट्रीटमेंट भी करना सही टाइम पे जरूरी है। अब मान लीजिए कि क्या होता है कि कोई अगर लाइट है वो आ रही है, वो आपके कॉर्निया लेंस के थ्रू जिससे हम लिखते हैं रेटिना पे अफेक्ट करते, जो आपको फोकस है वो देती है, और जिससे आपको पता चलता है कि ये चीज सामने जो चीज है वो ये है, ठीक है। लेकिन क्या होता है कि अगर वो लाइट सही तरीके से सही जगह पे अगर नहीं गिर रही है, तो आप उस चीज को आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हो, तो फिर धुंधला आइडेंटिफाई कर रहे हो या सही तरीके से देख नहीं पा रहे हो। जैसे कि स्पॉटलाइट होती है ना, स्पॉटलाइट में कोई स्पॉट रहता है, उस पर प्रॉपर तरीके से लाइट जाती है तो वो चीज हमें दिखती है। जैसे आप थिएटर वगैरह देखते हैं, वो ब्लैक रहता है, बीच में एक सर्कल पे एक बंदा खड़ा रहता है, ऊपर से स्पॉटलाइट आती है, तो वो स्पॉट पे जो बंदा खड़ा है या फिर जो चीज है वो क्लियर दिखती है, ठीक है। पर वो लाइट अगर दूर बाजू में खड़ी है या फिर इधर उधर अगर फोकस कर रही है, तो वो जो सेंटर में जो व्यक्ति है या फिर जो चीज है वो दिखती नहीं है। तो इसी तरीके ऐसा एक फंडा होता है हमारे आंखों के साथ। तो इसमें एक रिफ्रैक्टिव एरर होता है। अब क्या है रिफ्रैक्टिव एरर? तो पहले रिफ्रैक्टिव जो पावर है या रिफ्रैक्टिव जो एक्सिस है हमारे आंखों का, वो समझ लेते हैं। कॉर्निया लेंस वर्क प्रॉपर्ली टू बेंड द लाइट इनटू द आई। कॉर्निया सामने का ये है और ये लेंस, ये सही तरीके से काम करते हैं, तो जो लाइट आती है उसे प्रॉपर तरीके से बेंड करते हैं रेटिना के ऊपर।
रेटिना फिर उस इमेज को आइडेंटिफाई करता है, फिर वो ऑप्टिक नर्व के पास भेजता है, फिर ऑप्टिक नर्व हमें ब्रेन को एक सिग्नल देता है कि ये चीज ये है। तो ये बहुत ही फास्ट मूवमेंट होती है, ठीक है। रिफ्रैक्टिव एरर में क्या होता है, प्रॉब्लम आती है या तो आईबॉल में, उसका शेप प्रॉपर नहीं रहेगा, थोड़ा लंबा हो जाएगा, या ऊपर से ऐसा बड़ा होगा, इधर से लंबा होगा, या फिर कॉर्निया के शेप में प्रॉब्लम होगा, या फिर लेंस के साथ कोई प्रॉब्लम होगा, जिसकी वजह से जो लाइट आ रही है वो सही तरीके से रेटिना पे गिर नहीं रही है, जिसकी वजह से आपको वो चीज नहीं दिखाई दे रही, इसलिए इसे रिफ्रैक्टिव एरर कहा जाता है। सिम्टम्स क्या क्या है मायोपिया के, फार अवे ऑब्जेक्ट लुक्स एंड पफी एंड ब्लरी, दूर की चीज जो है वो, दूर की जो व्यक्ति है वो पफी दिखेगा, थोड़ा सा धुंधला दिखेगा, येलोइश टाइप भी कभी कभी दिखता है, और ब्लरी थोड़ा सा धुंधलापन जो है उसमें देखने को मिलता है। क्लोज आइटम अपीयर्स क्लियर, सामने वाली चीज जो है वो इस तरीके से एकदम जो है प्रॉपर तरीके से आपको ये क्लियर दिखेगी, लेकिन जैसे ही मैं इसे दूर कर लेता हूँ तो ये मुझे चश्मे की जरूरत है कि इसको क्लियर देखने के लिए, ठीक है। हेडेक होगा, ज्यादा तनाव से अगर देखते हैं तो सरदर्द होता है। आई स्ट्रेन, आंखों पे तनाव आता है। स्क्विंटिंग, देखो स्क्विंटिंग जो मैंने कल आपको स्ट्रैबिस्मस के बारे में बताया था कि एक आंख सही जगह पे देख रही है, एक आंख साइड में देख रही है, तो उसे स्ट्रैबिस्मस कहा जाता है, और उसे स्क्विंटिंग भी कहा जाता है, यानी कि उसको जो हम देखते हैं कि सही तरीके से ना देखना, या फिर आंख में पैर जिसे हम लोग कहते हैं, वो भी तकलीफ इससे होती है। टायर्डनेस, मान लीजिए आप कोई गेम खेल रहे हैं, कुछ प्ले कर रहे हैं, तो उसमें आपको थकान ज्यादा होगी, और जो दूर की जो चीज है वो देखने में आपको ज्यादा स्ट्रेस आएगा, उसकी वजह से ज्यादा आपको थकान भी जो है वो कभी कभी महसूस हो सकती है। एडिशनल सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं, पुअर स्कूल ग्रेड्स, बच्चा देख ही नहीं पाता है, कभी एक्सप्रेस नहीं कर पाता है, तो पढ़ाई में भी उसे जो वो पढ़ाया जाता है तो वो सही तरीके से उसे देख नहीं पाता है, तो उसके ग्रेड्स जो है वो गलत जो है वो ग्रेड्स आते हैं। शॉर्टन द अटेंशन स्पैन, जो अटेंशन देना है उसे किसी बच्चे को या किसी व्यक्ति को, तो वो शॉर्टन हो जाती है ना, कि वो सही तरीके से किसी चीज को अटेंशन में या फिर उसे ध्यान देके जो है नहीं कर पाता है, अटेंशन डिस्टर्ब जो रहता है, उसका जो फोकस है वो डिस्टर्ब होता रहता है। होल्डिंग ऑब्जेक्ट क्लोज टू फेस, किसी चीज को मुझे देखना है, मान लीजिए यहाँ पे ऐसा है, मुझे नहीं दिख रहा है, तो मैं उसे सामने ऐसे लेके आऊंगा कि हाँ इसमें क्या लिखा है, ओके ये लिखा है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्ट को नजदीक लाया जाता है ये देखने के लिए कि क्या तकलीफ है उसमें। डायग्नोसिस किस तरीके से, अब डायग्नोसिस एडल्ट और चिल्ड्रन के हिसाब से क्लासिफाइड किया गया है। तो बड़ों में जो डायग्नोसिस होता है उसको 3 तरीके से मेन देखा जाता है, कि एक तो विजुअल एक्यूटी टेस्ट, दूसरा है रेटिनोस्कोप, तीसरा है फोरोप्टर। विजुअल एक्यूटी टेस्ट आपको चेयर पे बिठाया जाता है, कांच रहता है, स्क्रीन पे यहाँ पे रहता है, वो स्क्रीन का रिफ्लेक्शन कांच पे आता है, आपको बोला जाता है कि यार ये देखो ये जो चीज है वो ABCD जो साइज छोटी छोटी करते जाते हैं, तो फिर वो देखते हैं कि अच्छा इतना पावर है, ठीक है। तो ये हो गया विजुअल एक्यूटी टेस्ट, है ना, सबने लगभग करवाया होगा। दूसरा रहता है रेटिनोस्कोप, ठुड्डी लगा के एक मशीन पे बैठाया जाता है, बोला जाता है कि एक बार पलके मत झपकना, या फिर गीला होगा तो उसको थोड़ा सा आग पोंछ लो, ताकि उसका जो फोकस है वो सही तरीके से देखने को मिले। तो ठुड्डी रख के ये रेटिनोस्कोप से देखा जाता है, बोला जाता है कंटिन्यू ऐसे देखो, फिर वो लाइट एडजस्ट करके वो रिफ्रैक्शन देखते हैं। तीसरा रहता है फोरोप्टर, आपको इस तरीके का एक चश्मा पहनाया जाता है जिसे फोरोप्टर कहा जाता है, एक चश्मा रहता है, उसमें अलग अलग लेंसेज लगाते हैं, एक को बंद कर देते हैं, फिर बोलते हैं राइट को देखो, ये देखो, ऐसा देखो, एक्सिस देखो किस तरीके से दिख रहा है, आपसे फीडबैक जो है वो लिया जाता है, वो रहता है फोरोप्टर। अब बच्चों में किस तरीके से देखें, तो 1 साल के अंदर बच्चों में जैसे रहता है कि जो पेडियाट्रिशियन के पास जाते हैं, तो वो जो पैदा होता है या फिर 1 साल तक हम उनसे चेकअप के लिए जाते हैं, तो वो कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करता है कि अब इसमें स्क्विंटिंग तो नहीं है, या फिर दूसरी कोई तकलीफ तो नहीं है, दूसरी चीज़ें वो देख रहा है, डॉक्टर दिखा ये देखो ये देखो ये देखो बेटा इधर देखो, तो उससे वो आई एग्जामिन भी करते रहते हैं। उसमें अगर सब चीज़ ठीक है तो कोई बात नहीं, फिर वो अगर कुछ प्रॉब्लम लगती है तो 1 साल के बाद आपको बोलते हैं कि, या फिर कुछ जैसे उन्होंने आइडेंटिफाई किया वो बोलते हैं कि आप ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाइए, वो आगे की ट्रीटमेंट आपको बताएंगे। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट जो आंखों की तकलीफ के रिलेटेड जो है वो काम करते हैं, या फिर आंखों की देखभाल जो है वो डॉक्टर करते हैं। जैसे ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट के पास जाते हैं तो 4-5 साल तक वो थोड़ी चीज देखता है, फिर जैसे 4-5 साल का बच्चा हो जाता है तो कुछ उनके साथ एक टम्बलिंग गेम्स रहते हैं, अलग अलग कुछ गेम्स रहते हैं जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं कि एक कलर को आइडेंटिफाई कर रहा है, किस तरीके से देख रहा है, डिस्टेंस फ्रंट चीजें किस तरीके से देख रहा है। जिसे इस टेस्ट को रैंडम ईज विजुअल एक्यूटी टेस्ट जो है वो कहा जाता है, ठीक है। तो इसके बारे में डिटेल जो है वो डॉक्टर आपको किस बताते हैं, अगर किसी में रहता है तो वो टेस्ट के बारे में वो कुछ उनके पास चीजें रहती हैं जिससे वो आइडेंटिफाई करते हैं बच्चों में आइडेंटिफाई करने के लिए। ट्रीटमेंट क्यों ऐसे रहता है, क्योंकि बच्चों का जो फीडबैक रहता है वो कुछ अलग रहता है ना, वो हमसे हमारे ऐसा फीडबैक नहीं दे सकते, तो इसलिए उनके लिए वो जो डायग्नोसिस की जो प्रक्रिया है वो भी इस तरीके से डिफाइन की जाती है।
अब ट्रीटमेंट क्या है? ट्रीटमेंट सबसे पहले आई ग्लासेस, ये जो मैंने पहना हुआ आई ग्लासेस, ये पहला ट्रीटमेंट है। आपका एक्सिस देख लिया, उस हिसाब से आपको ग्लासेस भी दे दिए। कॉन्टैक्ट लेंसेज, किसी को ग्लासेस पसंद नहीं है, कॉन्टैक्ट लेंस ले लेते हैं, देख लेते हैं, उसके हिसाब से फिर कॉन्टैक्ट पर। इसमें रिस्क फैक्टर रहता है, कभी कभी आई डैमेज होने की भी तकलीफें रहती है, इरिटेशन होता है, खाज खुजली भी होती है, रेडनेस भी होता है, किसी को सेंसिटिविटी रहती है आंखों की, तो वो नहीं होता है। तो हाई सेंसिटिविटी का जो रहते, मतलब जो अच्छे क्वालिटी के जो कॉन्टैक्ट लेंस रहते हैं, जो महंगे आते हैं, वो जो हैं वो प्रीफर किए जा सकते हैं। तीसरा है ऑर्थो के और सीआरटी। ये क्या रहता है? किसी को माइल्ड मायोपिया है, थोड़ा सा ही तकलीफ है, तो उसके लिए क्या रहता है? एक स्पेशल तरह के लेंसेस रहते हैं जिसे टेम्पररी कॉर्नियल रिफ्रैक्टिव कॉन्टैक्ट लेंस कहे जाते हैं। वो आंखों में लगाए जाते हैं। बोला जाता है कि रात को आप इसे बेड टाइम पे जो है वो लगा लीजिए, जिससे आपका जो ये माइल्ड मायोपिया है वो धीरे धीरे वो सुधर जाता है। ऐसा दिया जाता है इस कंडीशन में। अब है लेसिक, है ना, जो आजकल कहा जाता है कि लेसिक करवा लीजिए। इसका नाम है लेजर असिस्टेड इंस्टीट्यूट केराटोमिलेसिस प्रोसीजर। ठीक है, मोस्ट कॉमन सर्जरी है ये, सबसे ज्यादा आजकल जो है वो लेसिक सर्जरी। मुझे भी रिकमेंड किया गया है कि लेसिक्स करवा लो। इसमें क्या होता है? यूज लेजर टू कट द फ्लैप थ्रू टॉप ऑफ कॉर्निया, रीशेप द इनर कॉर्नियल टिश्यू एंड देन ड्रॉप एंड फ्लैप बैक इनटू द प्लेस। इसमें क्या होता है? जो कॉर्निया रहता है उसको लेजर के द्वारा उसे कट किया जाता है, आउटर लेयर को। जो इनर लेयर रहती है कॉर्निया की, है ना, उसे रीशेप किया जाता है, ठीक किया जाता है, वापस उसे पैक करके फ्लैप करके दिया जाता है। ये एक प्रोसीजर रहती है। दूसरी एक रहती है टेस्ट, होती है लेसिक टेस्ट। एक LASIK हो गया और एक है LSEK हो गया, लेजर असिस्टेड सब एपिथेलियल केराटेक्टोमी प्रोसीजर। इसमें क्या होता है? यूज लेजर टू कट द फ्लैप थ्रू ओनली टॉप लेयर एपिथेलियम ऑफ कॉर्निया, रीशेप द आउटर लेयर एंड क्लोजेस द फ्लैप। पहले इसमें हमने क्या देखा? उसको कट करते हैं, इनर लेयर को जो रहती है कॉर्निया की उसे ठीक किया जाता है, फ्लैप करके उसे ड्रॉप करके उसे ठीक किया जाता है। इसमें क्या हो जाता है? बाहर की जो इसे कट किया जाता है, ऊपर की जो एपिथेलियल लेयर और कॉर्निया का जो बाहर का जो लेयर रहता है, इधर का आउटर लेयर, उसे ठीक किया जाता है, रीशेप किया जाता है, बाद में उसे फ्लैप किया जाता है, बंद कर दिया जाता है, उसे क्लोज कर दिया जाता है। PRK, फोटो रिफ्रैक्टिव केराटेक्टोमी। ठीक है, इसमें क्या होता है? माइल्ड और मॉडरेट जो कंडीशन रहती है मायोपिया में, तब ये कंडीशन जो ये चीजें जो है वो उसमें ट्रीटमेंट के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। इसमें क्या होता है कि जो आपका कॉर्निया रहता है ना, कॉर्निया को थोड़ा सा फ्लैट कर देते हैं लेजर्स के द्वारा। जैसे कि ये इस तरीके से है यहाँ पे कॉन्वेक्स शेप, तो इसको थोड़ा सा ऐसे फ्लैट कर देंगे, जिससे जो रिफ्रैक्शन है लाइट का, उसका रिफ्रैक्शन ठीक करने के लिए इस तरीके से ट्रीटमेंट की जाती है। फैकिक इंट्राऑक्यूलर लेंसेस, जिसको हाई मायोपिया रहता है, जैसे हाई मायोपिया को मैंने आपको बताया कि -6 के ऊपर जिसको रहती है, तो हाई मायोपिया में क्या रहता है कि एक इंट्राऑक्यूलर फैकिक इंट्राऑक्यूलर लेंस रहती है, जो कि इसमें क्या होता है कि जो कॉर्निया रहता है वो पतला रहता है। तो एक इंट्राऑक्यूलर लेंस रहती है फैकिक, वो लेंस के आगे एक और लेंस लगाई जाती है। जो नेचुरल लेंस है ना, ये जो ग्रीन कलर की, इसके आगे एक आर्टिफिशियल लेंस लगाई जाती है, जो कि इसका कॉर्निया के जैसा ही जो काम करती है। ठीक है, तो इससे की जो रिफ्रैक्शन है वो बढ़ जाती है और फिर प्रॉपर हो जाती है। एक है इंट्राऑक्यूलर लेंस इम्प्लांट। लेंस ही खराब हो चुकी है तो लेंस को निकाला जाता है, जो कि नेचुरल लेंस रहती है, और फिर इंट्राऑक्यूलर लेंस जो है वो जो कि आर्टिफिशियली बनी रहती है कुछ प्लास्टिक्स के द्वारा, तो वो वहां पे फिट की जाती है, जो आपके स्किन को और आपको हर एक बॉडी के हिसाब से सूट करती है, उसे वहां पे फिट किया जाता है। जो सबसे लास्ट है विजन थेरेपी। कुछ एक्सरसाइज आपको बताई जाती हैं, अगर आपका कुछ एक्सरसाइज से अगर ठीक हो जाता है, क्योंकि जब कभी कभी मसल्स के कारण भी होता है, जो मसल्स मैंने आपको पिछले वीडियोस में शेयर किया थे या पहले भी वीडियो में शेयर किए थे, तो उन मसल्स के कारण भी ये तकलीफ होती है। तो कुछ एक्सरसाइज आपको बताई जाती है ताकि वो जो मसल्स हैं वो ठीक हो जाए, फिर मसल्स में थोड़ा सा इंप्रूवमेंट आ जाए, जिसकी वजह से आपकी ये तकलीफ कम हो सके। तो ये एक सिंपल तरीके से मैंने आपको आज शेयर किया कि मायोपिया क्या होता है, किस तरीके से होता है, क्या क्या टाइप रहते हैं, सिग्निफिकेंस उसके, जो उसके सिम्टम्स, कॉजेस, डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट किस तरीके से होती है मायोपिया यानी कि नियर साइटनेस। आज का टॉपिक यहीं तक था। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आपको कमेंट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और मुझे इस चैनल को सपोर्ट करने के लिए प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।